वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट होता क्या है और इसके टाइप्स को समझेंगे कि टाइप्स कौन कौन से हैं और वो हमें क्या क्या बताते हैं। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर सबसे पहले असेसमेंट ही क्या होता है। ठीक है, तो असेसमेंट इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। तो सिंपल सी बात यह है कि असेसमेंट क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम लगातार असेसमेंट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बच्चे को समझते हैं। ठीक है, उसकी कठिनाइयों को समझते हैं, वो कहाँ लैग कर रहा है इसको समझते हैं। और सही बताइए तो इसी के लिए ही जो है हम असेसमेंट कर रहे होते हैं कि हम बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को समझें, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखें और उसके बाद उसी मतलब हमें पता चल जाए तो हम थोड़ा सा क्या कर दें, उसका हेल्प कर दे बच्चे की। ठीक है, फिर आती है फर्स्ट जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं। एम इज़ टू प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस फीडबैक एंड इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। और हम ये इसलिए करते हैं ताकि मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि कॉन्टीन्यूस फीडबैक बच्चे को देंगे और बच्चे की जो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम एफ़ए मानते हैं क्योंकि वही है कि वो मतलब ऐसे जो है हमारा हाफ ईयरली लगा लो एक तरीके से लास्ट में होता है। ठीक है, तो इतना मतलब पूरा एंड में हमने जो भी पढ़ा अच्छा खासा जो है 6-7 चैप्टर्स उसके अंदर आते हैं, तो वो पूरा हो जाता है। वो फॉर्मेटिव नहीं कहलाता, वो समेटिव की तरह है। ठीक है, लास्ट में हो रहा है। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होगा कि हम कैसे करें कि हम 2 चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने पढ़ाया है वो उसको समझ में आया या नहीं आया। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो कि ये भी जो है टीचिंग लर्निंग मतलब ये भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये होता है, ड्यूरिंग ये होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि कंडक्टेड एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शनल पीरियड और एंड में हम समेटिव असेसमेंट को करते हैं। एंड ऑफ टर्म कह सकते हैं हम इसको। और यूज टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट एंड ग्रेड स्टूडेंट्स। तो अगर हम कहें तो समेटिव असेसमेंट हम कब करते हैं, जब हमें थर्ड से फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में बिल्कुल एंड में हम जो है समेटिव असेसमेंट में असेसमेंट जो है वो करते हैं। और उससे पहले अगर हम बच्चे का कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है। अब नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में क्या होता है कि कंपेयर्स आ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम बच्चे की परफॉर्मेंस किसी और बच्चे के साथ करते हैं। जस्ट लाइक कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कि हमारा DSSS हो गया, KVS हो गया, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक मेरिट बन रही है। मेरिट क्यों बन रही है, क्योंकि हम कंपेयर ही करें ना किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो किसी और बच्चे से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आप ये फोर्थ वाला जब समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है कि ग्रेड्स आर पीपल बेस्ड ऑन वेदर अ फिक्स्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस द क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट। तो क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड कर देते हैं कि आपको जो है 40% अगर आप ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। तो जैसे ये सीटेट हो गया हमारा, सीटेट में क्या होगा कि हमें पता है कि हाँ, ये हमने एक डिसाइड कर रखा है कि 90 मार्क्स अगर आ गए तो यस कि आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम किसी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक फिक्स्ड है, तो ये क्राइटेरिया हो गया। और यहाँ पे जो है नॉर्म रेफरेंस में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम जो है असेस कर रहे हैं। फिर आता है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स, एग्जांपल डिसलेक्सिया, टू प्रोवाइड स्पेशल हेल्प। अब इसमें हम बच्चों की जो है डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या बच्चे को प्रॉब्लम है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, और फिर बच्चे को एक स्पेशल हेल्प हम दे देते हैं। जैसे कि हमने किसी बच्चे का देखा कि क्या उसको कोई डिसलेक्सिया तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे को लिखने में। ठीक है, तो फिर हमने चेक किया कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉब्लम जब पता चली तो हमने देखा कि चलो अगर उस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसकी हेल्प करें लिखवाने में। ठीक है, ऐसी हमारी डिसलेक्सिया भी हो गई। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ
कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, तो हम उसके हिसाब से जो है बच्चे को फिर रेमेडीज़ देंगे। पहले हम डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है कि हम बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे डिसलेक्सिया तो नहीं है उसको, या फिर कोई राइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर हम उसको रेमेडीज़ या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। फिर इंटरनल असेसमेंट क्या होता है कि एक्टिविटीज़ डिवाइस्ड, कैरी आउट एंड मार्क्ड बाय द क्लास टीचर। अब ये क्लास टीचर इसको इंटरनल असेस करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स बच्चे को दे देती है। एक्सटर्नल असेसमेंट क्या हो गया कि डिवाइस्ड बाय एग्जामिनर्स आउटसाइड द स्कूल्स एंड मार्क्ड बाय एक्सटर्नल असेसर्स। तो ये एक्सटर्नल से आपको समझ में आ रहा है कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं, वो आपको असेस करते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए। फिर हमारा आता है इनफॉर्मल असेसमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग नॉर्मल क्लासरूम प्रैक्टिस विदाउट अ फॉर्मल टेस्ट। इनफॉर्मल है, कोई भी फॉर्मल इसमें हमने बताया नहीं है कि हाँ हम लेंगे। एक तरीके से आप कह लो कि सरप्राइज़ टेस्ट हो गया, या फिर मतलब हम बता ही नहीं रहे बच्चे को कि हम लेंगे तुम्हारा टेस्ट, या हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस आप इसको मतलब बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बच्चे को नहीं पता, तो ये हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट हो गया। ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मल असेसमेंट कैरिड आउट। यस, फॉर्मल असेसमेंट में क्या होगा कि कैरिड आउट फॉलोइंग आ प्रायर वार्निंग सो स्टूडेंट कैन रिवाइज एंड प्रिपेयर। फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है कि पहले से ही हम वार्निंग बच्चे को दे देते हैं, ताकि जैसा हमने पहले ही बोल दिया कि कल मैं टेस्ट लूँगी तो आप प्रिपेयर करके आएंगे। ठीक है, तो ये प्रायर वार्निंग हो गई, बच्चा जो है रिवाइज़ करेगा, प्रिपेयर करेगा। तो ये हमारा फॉर्मल असेसमेंट हो गया कि पहले से प्लान्ड हो गया है कि हाँ हम ये लेंगे, तो बच्चा पहले से ये अपने आप को प्रिपेयर करके आएगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, और जो भी है मतलब ये हमारा इनफॉर्मल हो गया जिसमें हम बता नहीं रहे हैं, फॉर्मल में हम बता रहे हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट बेसिस द फाइनल असेसमेंट ऑन पीसेस ऑफ वर्क मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो यही कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट है। ये जो है आपकी मतलब जो भी पूरी क्लास है, जैसे आप थर्ड में हैं तो थर्ड में पूरी में चलेगा ये, और हर थोड़े थोड़े टाइम पे हम कंटिन्यूअस इसमें मतलब असेस करते रहेंगे बच्चे को। थोड़ा थोड़ा किसी किसी फील्ड में हम जो है कंटिन्यूअस है, मतलब वही कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक के बाद हम बच्चे को जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट करते रहते हैं। अब जैसे वही है कि दो तीन जो भी है चैप्टर पढ़ा है क्लास में, छोटा सा क्विज़ ले लिया या फिर छोटा सा टेस्ट ले लिया, कभी सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो क्या है ये कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है कि हम लगातार करें। कभी प्रोजेक्ट में ले लिया, कभी किसी में ले लिया, बस हमें क्या करना है कंटिन्यूस असेसमेंट में कंटिन्यूस वो चलता रहता है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक के बाद हम असेस बच्चे को करते रहते हैं। फिर आता है हमारा टर्मिनल असेसमेंट बेसिस द फाइनल असेसमेंट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट अचीव्ड एट वेरी एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये टर्मिनल असेसमेंट है, ये फाइनल होता है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेक्टराइज्ड बाय अ हाई अग्रीमेंट बिटवीन असेसर्स। द रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल मार्किंग मल्टीपल पर्सन मार्किंग characterized by high agreement between assessors. The results are not influenced by the person marking. Example multiple choice test। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हमारे MCQs होते हैं ना, MCQs के एक एप्रोप्रिएट कोई आंसर है। ठीक है, तो अगर कोई भी एग्जामिनर, मैं हूँ, आप हो, कोई भी एग्जामिनर जो है उसका अगर आंसर जो है वो चेक करेगा, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो अपना कुछ ऐड ऑन करे कि नहीं ये वाला नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई ऐसे टाइप किसी का टेस्ट लिया कि हमने बोला कि आपको जो है माई पैड पे ऐसे लिखना है किसी बच्चे को। ठीक है, तो आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचती हूँ, तो हो सकता है कि आप उसको 4 नंबर दे दो बच्चे को उस पैराग्राफ में जो उसने लिखा है, और मैं उसको 3 ही नंबर दूँ। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, ये ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह है ये, कि इसमें एक ही एप्रोप्रिएट आंसर होता है, कुछ फिक्स्ड हम करते हैं, जिस वजह से जो है चाहे आप चेक कर लो चाहे मैं चेक कर लूँ, जो मार्क्स होंगे वो बिल्कुल सेम ही होंगे। मैंने MCQs जो है चेक किए, तो मैं भी उस बच्चे को 5 ही दूंगी और आप भी 5 ही दोगे। ठीक है, इसी तरीके से होता है ये। तो ये MCQs की तरह होता है कि सिंपल सी बात है कि आप भी वही उसको मार्क्स दोगे, मैं भी वही मार्क्स दूंगी, क्योंकि MCQs के तो आंसर फिक्स्ड होते हैं, तो किसी की पर्सनल मार्किंग जो है उस पर डिपेंड नहीं है उधर। फिर आती है सब्जेक्टिव असेसमेंट बेस्ड ऑन एन इम्प्रेशनिस्टिक
अ जजमेंट ऑफ अ पीस ऑफ वर्क, जजिंग अ पेंटिंग और अ क्रिएटिव राइटिंग। ये वो वाला है कि जिसमें मैंने किसी बच्चे को बोला कि आप किसी चीज़ पे ऐसे लिखो, ठीक है, आप 3 नंबर दे रहे हो, मैं 4 दे रही हूँ, मैं 4 दे रही हूँ, या आप 3 नंबर दे रहे हो, क्योंकि हमारी थिंकिंग अलग है। हम कुछ, मैं चाह रही हूँ कि नहीं बच्चा ये भी लिखे, इस माई पैड पे बच्चे को अपने पैड का नाम भी लिखना था, पर आप कह रहे हो कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, उसने बाकी जो सेंटेंसेस लिखे वो तो अच्छे लिखे हैं। तो इस तरीके से होता है कि सबकी इसमें पर्सनल मार्किंग हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कि किसी को कोई पेंटिंग सुंदर लग रही है, किसी को कोई पेंटिंग सुंदर लग रही है, तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। फिर आता है हमारा प्रोसेस असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी सच एस रीडिंग अलाउड और कंडक्टिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट। अब ये जो होता है एंड पे नहीं होता, ये प्रोसेस असेसमेंट होता है कि एंड चाहे कोई भी निकले, लेकिन अगर आपने किसी बच्चे को कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करने को दिया है तो वो कैसे प्रोसेस में लेके जा रहा है, कैसे कैसे उसने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, कैसे वो कर रहा है, चाहे एंड कुछ भी हो वो किस तरीके से कर रहा है, कैसे हर एक चीज़ को प्रॉपर रख रहा है या नहीं रख रहा, कैसे हर चीज़ की जो है मतलब प्रोसीजर शुरू से लेकर आखिरी तक वो कर रहा है, ये होता है हमारा प्रोसेस असेसमेंट। फिर आता है प्रोडक्ट असेसमेंट, बेस्ड ऑन टेंजिबल पीस ऑफ वर्क सबमिटेड सच एज एन एसे, प्रोजेक्ट और मॉडल। ये जो प्रोडक्ट असेसमेंट है ये प्रोडक्ट पर फोकस रखता है, जहाँ के पहले जो था वो प्रोसेस पे रख रहा था। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपने किसी बच्चे को कह, मतलब कोई बच्चा जो है ऐसे ले आया, ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान नहीं है, प्रोडक्ट पे है, ऐसे जैसे है प्रोसेस पे ये भी ध्यान नहीं है कि प्रोडक्ट में कि क्या पता वो कि ऐसे किसी और ने ही लिखा हो, बस आपको तो आ गया ना हाथ में, तो ये प्रोडक्ट असेसमेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट चाहे कोई भी बना रहा है, ठीक है, बच्चा जो है लिख के ले आया है ना, आप उसके हिसाब से उसको मार्क्स दे दोगे, तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट क्या होता है, रेफर्स टू बोथ स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक एरियाज कवरिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। अब कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट क्या होता है कि ये स्कॉलेस्टिक सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं फोकस रखता है, ये नॉन स्कॉलेस्टिक एरियाज पे भी फोकस रखता है, जैसे कि ये कवर करते हैं आपकी फ़िज़िकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ को भी। तो यही थे हमारे बहुत सारे असेसमेंट या कहें टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे।